हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स जिसमें हम हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को बहुत ज्यादा डिटेल में कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज में अभी तक हम पहले 9 चैप्टर्स पूरे कवर कर चुके हैं और अभी हमारा 10th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है फाइनेंशियल मार्केट। और आज फाइनेंशियल मार्केट का 3rd डे है जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी मार्केट। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको कैपिटल मार्केट का मतलब बताया था। कैपिटल मार्केट इज द मार्केट फॉर रेजिंग लॉन्ग टर्म फाइनेंस। जब आपको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए होता है तो हम उसको कैपिटल मार्केट कह देते हैं। ऐसी सिक्योरिटीज को इश्यू करा जाएगा जहां पर कि हमें लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस मिलेगा। बेसिकली जब कंपनी शेयर्स इश्यू कर रही है, डिबेंचर्स इश्यू कर रही है, बॉन्ड्स वगैरह इश्यू करके पैसा रेज करती है लॉन्ग टर्म के लिए, तो हम कह देते हैं कि वो कैपिटल मार्केट है। अब बेसिकली कैपिटल मार्केट को भी 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया गया है। एक है प्राइमरी मार्केट, एक है सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम है न्यू इश्यू मार्केट। तो न्यू सिक्योरिटीज आर इश्यूड, जहां नई सिक्योरिटीज को इश्यू करा जा रहा है बाय अ कंपनी टू द इन्वेस्टर। जब कंपनी पहली बार सिक्योरिटीज को क्रिएट करती है तो कंपनी इन्वेस्टर को इश्यू करती है, तो उसको हम प्राइमरी मार्केट कह देते हैं, वेयर द न्यू सिक्योरिटीज आर बीइंग इश्यूड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स। सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक एक्सचेंजेस के अंदर बेसिकली सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज में डीलिंग होती है, जहां पे कि एक बारी कंपनी जब सिक्योरिटीज को इश्यू कर देगी और इन्वेस्टर उसको परचेज कर लेगा। अब जो 2 इन्वेस्टर्स आपस में सिक्योरिटीज को परचेज या सेल करना चाहते हैं वो सेकेंडरी मार्केट में होगा, जहां ब्रोकर्स बैठे होते हैं और ब्रोकर्स की हेल्प से हम एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को सेल या परचेज कर सकते हैं। आज स्टूडेंट्स हम जो टॉपिक डिटेल में कवर कर रहे हैं दैट इज द प्राइमरी मार्केट एंड मेथड्स ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट। अब एक कंपनी को फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इश्यू करना है तो कंपनी के पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स देखते हैं, टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ इशूइंग और फ्लोटिंग सिक्योरिटीज इन द प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में अगर आपको सिक्योरिटीज को इश्यू करना है, उसको फ्लोटेशन करवाना भी कह देते हैं, तो आपके पास कौन कौन सी ऑप्शंस हैं। कुछ बोर्ड्स के अंदर ये टॉपिक ओमिट है, कुछ बोर्ड्स के अंदर ये टॉपिक है, तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर लीजिएगा कि ये टॉपिक आपको करना है या नहीं करना। जिसको करना है उसके लिए मैं बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट ऑप्शन कंपनी के पास है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कंपनी की सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। अगर कंपनी को मार्केट से पैसा रेज करना है तो कंपनी एक डॉक्यूमेंट इशू करती है जिसको प्रोस्पेक्टस कहा जाता है, जिसमें कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। और बेसिकली इट इज एन इन्विटेशन, हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं टू सब्सक्राइब और टू परचेज द शेयर्स और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली मार्केट में हम क्या करते हैं, एक प्रोस्पेक्टस निकालते हैं जिसके अंदर कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दे देते हैं। उसके अंदर हम लोगों को इनवाइट करने हैं कि हम इतने शेयर्स या डिबेंचर्स बेचना चाह रहे हैं। जो इंडिविजुअल्स हमारी कंपनी में शेयर्स या डिबेंचर्स खरीदने में तैयार के लिए रेडी होंगे, इंफॉर्मेशन पढ़ने के बाद वो हमारी कंपनी में सिक्योरिटीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली बड़ा ही ट्रेडिशनल तरीका है जिसके थ्रू कंपनीज नॉर्मल पब्लिक से पैसा रेज करती है। बट इसकी एक डीमेरिट है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जब आप लोगों से पैसा रेज करोगे तो पहले मार्केट में एडवर्टीजमेंट्स दोगे, प्रोस्पेक्टस निकालोगे, एप्लीकेशंस आने का वेट करोगे, तो जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। देन कंपनी के पास एक और मेथड है ऑफर फॉर सेल। यहां पर कंपनी क्या करती है, सपोज ये कंपनी है, ये इन्वेस्टर्स हैं। कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के साथ डील नहीं करती, बीच में कोई मिडलमैन है। बेसिकली ये मिडलमैन होते हैं ब्रोकर्स या उनकी फर्म्स होती हैं ब्रोकर्स की। कंपनी क्या करती है, सारी सिक्योरिटीज इन मिडलमैन को बेच देती हैं एट एन एग्रीड प्राइस। एक फिक्स्ड प्राइस के ऊपर सारी की सारी सिक्योरिटीज को कंपनी मिडलमैन को, ब्रोकर्स वगैरह को दे देती हैं और ये आगे फर्दर इन्वेस्टर्स को इश्यू करते हैं अपने प्राइस के हिसाब से। तो यहां पर कंपनी का बर्डन कम हो गया कि कंपनी को हजारों लाखों इन्वेस्टर्स के साथ डील करने की जरूरत नहीं पड़ी। बीच में हमने मिडलमैन को सारी की सारी सिक्योरिटीज दे दी जो आप कंपनी के बिहाफ पर आगे इन्वेस्टर्स के साथ डील करेगा। तो कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स के साथ डील नहीं कर रही है, मिडलमैन के साथ डील कर रही है जो कि फर्दर आगे उनके बिहाफ पर सिक्योरिटीज को सेल करेगा। तो कंपनी का काफी सारा टाइम बच जाएगा इस मेथड के अंदर।
एक होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। अगर कंपनी श्योर है कि हम अगर प्राइवेटली सेलेक्टेड इंडिविजुअल्स के पास जाएं और कुछ इंस्टीट्यूशंस के पास सिलेक्टेड के पास चले जाएं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह हैं, यूटीआई, एलआईसी वगैरह हैं, उनके पास चले जाएं और उनको ही इश्यू कर दें तो सारी सिक्योरिटीज बिक जाएंगी, तो फिर हमें पब्लिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट कह दिया जाता है, जब प्राइवेटली कुछ सिलेक्टेड लोगों को, कुछ बड़ी बड़े इंस्टीट्यूशंस को हम शेयर्स इश्यू कर देते हैं और पब्लिक को हम शेयर्स ऑफर नहीं करते। ऐसे केस में फिर हमें प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम प्राइवेट प्लेसमेंट कह देते हैं। बट जनरली जब बहुत ज्यादा पैसा रेज करना होता है तो प्राइवेट प्लेसमेंट एक बहुत अच्छी ऑप्शन नहीं है। लिमिटेड से शेयर्स हैं, थोड़े से शेयर्स हैं, वो तो प्राइवेटली प्लेस हो जाते हैं, बट बहुत ज्यादा शेयर्स के लिए तो पब्लिक के पास जनरली हमें जाना पड़ता है। राइट्स इश्यू फॉर एग्जिस्टिंग कंपनीज। राइट्स इश्यू में क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, उनका राइट है कि कंपनी अगर दोबारा से शेयर इश्यू कर रही है तो पहले वो शेयर्स उनको ऑफर करे जाएंगे इन प्रोपोर्शन टू द शेयर्स ऑलरेडी हेल्ड बाय देम। सपोज मेरे पास कंपनी के अंदर 10% शेयर्स पहले से हैं, अब कंपनी दोबारा से शेयर इश्यू करती है तो मेरा राइट बनता है कि कंपनी उन शेयर्स का 10% पहले मुझे ऑफर करे। अगर मैं मना कर देता हूं तो कंपनी मार्केट में जा सकती है, तो दैट इज कॉल्ड राइट्स इश्यू। तो राइट्स इश्यू के थ्रू भी शेयर्स इश्यू करे जा सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ही सारे शेयर्स खरीदने को तैयार हो जाते हैं, फिर हमें मार्केट में इश्यू करने की जरूरत नहीं है। तो इस राइट को कई बार प्री एम्प्टिव राइट भी कह देते हैं। और स्टूडेंट लास्ट है ईआईपीओज। ईआईपीओ स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक आईपीओज। ये एक लेटेस्ट शेयर्स को इश्यू करने का तरीका है जिसमें कि हम स्टॉक एक्सचेंजेस की हेल्प से, स्टॉक एक्सचेंजेस का एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, उनके ब्रोकर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनकी हेल्प से अगर हम सिक्योरिटीज को मार्केट में ऑफर करते हैं तो उसको ईआईपीओस कह देते हैं। आजकल बहुत कंपनीज ईआईपीओस करती हैं जहां उनको स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक एग्रीमेंट करना पड़ता है। उसके अलावा सेबी की तरफ से जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होते हैं, उन रजिस्टर्ड ब्रोकर्स को अपॉइंट करना पड़ता है। वो ब्रोकर्स क्या करेंगे, इन्वेस्टर से एप्लीकेशंस लेंगे और कंपनी को फॉरवर्ड करेंगे, और कंपनी को एक लीड मैनेजर, जिसको कई बार रजिस्ट्रार भी कह देता है, रजिस्ट्रार टू इशू, अपॉइंट करना पड़ता है, जो कि कंपनी और ब्रोकर्स के बीच में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करेगा। जो ब्रोकर्स डील करेंगे वो इस लीड मैनेजर के साथ डील करेंगे जितने भी ऑर्डर्स आएंगे, और ये लीड मैनेजर कंपनी के साथ कोऑर्डिनेट करेगा। तो लेटेस्ट सिस्टम है जिसमें कि पहले स्टॉक एक्सचेंजेस को खाली सेकंड हैंड सिक्योरिटीज में ही अलाउ होता था, बट आजकल फ्लेक्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए कंपनीज को अलाउ कर दिया गया कि अगर आप स्टॉक एक्सचेंजेस का जो एक बना बनाया सिस्टम है, हजारों लाखों ब्रोकर्स हैं, उनके थ्रू अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली शेयर्स इश्यू करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। और ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम पहले शेयर्स ऑफर करते थे उसी के थ्रू आपको ईआईपीओ निकालना पड़ेगा। आप किसी दूसरे स्टॉक एक्सचेंज के साथ भी एग्रीमेंट करके उसके थ्रू अपना ईआईपीओ निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट्स, ये 5 ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू कंपनी डायरेक्टली अगर इन्वेस्टर्स को शेयर इश्यू करना चाहे, फर्स्ट टाइम नई सिक्योरिटीज को इश्यू कर रही है, तो वो कर सकती है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं एनसीईआरटी में इसके बारे में क्या दे रखा है। कैपिटल मार्केट का मतलब मैंने आपको बता दिया था। The term capital market refers to facilities and institutional arrangements through which long-term funds, both debt and equity, are raised and invested. जब कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए डेट और इक्विटी दोनों ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो कंपनी कैपिटल मार्केट की हेल्प से पैसा रेज करती है। तो कैपिटल मार्केट में ऐसे सिक्योरिटीज में डीलिंग हो रही है जिनका मैच्योरिटी पीरियड लॉन्ग टर्म में होता है, 1 साल से ज्यादा होता है। प्राइमरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट है। मैंने आपको बताया प्राइमरी मार्केट जहां पर सिक्योरिटीज को फर्स्ट टाइम इश्यू करा जाएगा। तो प्राइमरी मार्केट इज आल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट। इट इज अ मार्केट इन विच सिक्योरिटी इज सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। जब पहली बार सिक्योरिटीज को इश्यू करा जाता है तो उसको हम प्राइमरी मार्केट बोल देते हैं। इन प्राइमरी मार्केट द इन्वेस्टर बाइज न्यूली इश्यूड सिक्योरिटीज विच आर इश्यूड डायरेक्टली बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स। नई सिक्योरिटीज हैं जो कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को इश्यू कर रही है। मेथड्स में मैंने आपको बताया, पहला मेथड है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। अंडर दिस मेथड कंपनी इश्यूज अ प्रोस्पेक्टस टू इन्फॉर्म एंड अट्रैक्ट द इन्वेस्टिंग पब्लिक। हम एक प्रोस्पेक्टस मार्केट में ऑफर करते हैं, इश्यू करते हैं, जिससे हम लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं और उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं कि हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। The prospectus provides information regarding the company and the terms and conditions for the issue of securities. हम किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे सिक्योरिटीज इशू कर रहे हैं, हमारी कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हम प्रोस्पेक्टस में बता देते हैं। द इंफॉर्मेशन इन द प्रोस्पेक्टस हेल्प्स द पब्लिक इन डिसाइडिंग वेदर टू इन्वेस्ट द मनी इन द कंपनी और नॉट। वो डिसाइड, इंफॉर्मेशन रीड करने के बाद लोग डिसाइड करेंगे कि हमारी कंपनी में पैसा लगाएं या ना लगाएं।
सच एन इशू में बी अंडर रिटन एंड मस्ट बी लिस्टेड ऑन एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज। अंडर राइटर्स हमें गारंटी दे देते हैं कि हम आपके शेयर्स को बिकवा देंगे, क्योंकि एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है, 90% शेयर्स बिकने चाहिए। तो अंडर राइटर्स की हेल्प हम लेना चाहें तो ले भी सकते हैं, ना लेना चाहें तो ना भी लें। और कम से कम एक स्टॉक एक्सचेंज पे हमारे शेयर्स लिस्टेड होने चाहिए, ताकि फर्दर बाद में उनके अंदर डीलिंग्स करी जा सकें। The content of the prospectus must be in accordance with the Companies Act and the SEBI guidelines. Prospectus में कंपनी क्या इंफॉर्मेशन देगी वो SEBI गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ताकि इन्वेस्टर्स के साथ किसी टाइप की कोई चीटिंग ना हो। देन ऑफर फॉर सेल में मैंने आपको बताया, the new securities are offered to the investing public not by the company but by an intermediary who buys over the entire lot of securities at a fixed price and resells to the public at a higher price. कोई बीच में इंटरमीडियरी होगा, वो सारी सिक्योरिटीज कंपनी से खरीद लेगा एग्रीड प्राइस पे, फिर पब्लिक को इश्यू करेगा ज्यादा प्राइस के ऊपर। द इंटरमीडियरीज आर जनरली फर्म ऑफ ब्रोकर्स। ब्रोकर्स अपनी फर्म बना लेते हैं, जनरली वो मिडलमैन का काम करते हैं, इंटरमीडियरी का काम करते हैं। In this method, the issuing company is saved from the difficult process involved in making a public issue. तो जो पब्लिक इश्यू करने में इतना टाइम लग जाता था, इतना एफर्ट्स लग जाते थे, उस सारे प्रोसेस से कंपनी बच जाएगी और बड़े कम टाइम में कंपनी के सारे शेयर्स इश्यू हो जाएंगे। देन प्राइवेट प्लेसमेंट। Under this method, the company sells its securities privately to some selected individuals. कुछ selected लोगों के पास हम जा रहे हैं, और कुछ institutional investors हैं, UTI, LIC, GIC वगैरह, उनके पास जा रहे हैं और वही हमारी सारी सिक्योरिटीज को परचेज कर लेते हैं। Under this method, there is no need to issue a prospectus. आपको prospectus भी इश्यू करने की कोई जरूरत नहीं है। This method saves a lot of time and money as compared to public issue. Public issue में बहुत टाइम लगता था, बहुत पैसा लगता था। इसके अंदर ना आपको टाइम खर्च करने की जरूरत है, ना पैसा लगाने की जरूरत है, बड़ी जल्दी से और कम से कम कॉस्ट में आपकी सिक्योरिटीज इश्यू हो जाएंगी। देन राइट्स इशू मैंने आपको बताया, दिस इज द ऑफर ऑफ न्यू शेयर्स बाय अ कंपनी टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का राइट है कि पहले शेयर्स उनको ऑफर करे जाएं। ईच शेयर होल्डर हैज द राइट टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स ही ऑलरेडी होल्ड्स। एक शेयर होल्डर के पास जितना परसेंटेज शेयर्स पहले से है, उसी प्रोपोर्शन में उसको ऑफर किया जाए, ये उसका राइट है। तो कई बार राइट्स इशू में ही शेयर्स बिक जाते हैं, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करती हैं और वही खरीद लेते हैं, तो फिर मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। Then EIPOs मैंने आपको बताया लेटेस्ट तरीका है। इट इज अ न्यू मेथड ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज थ्रू ऑनलाइन सिस्टम ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय हैविंग एन एग्रीमेंट विद द स्टॉक एक्सचेंज। लेटेस्ट तरीका है, पहले स्टॉक एक्सचेंजेस को अलाउड नहीं होता था, सेकंड हैंड सिक्योरिटीज में ही डील करते थे, नई सिक्योरिटीज में डील नहीं करते थे, बट अब कंपनीज अपना IPOs जो है वो स्टॉक एक्सचेंजेस के थ्रू निकाल सकती हैं। In this, company has to appoint SEBI registered brokers for the purpose of accepting applications and placing orders. कंपनी को क्या करना पड़ता है, सेबी की तरफ से जो रजिस्टर्ड ब्रोकर्स हैं उनको अपॉइंट करना पड़ता है, ताकि वो उनके बिहाफ पर एप्लीकेशंस रिसीव कर सकें और कंपनी को ऑर्डर्स प्लेस कर सकें। द इश्यूअर कंपनी शुड आल्सो अपॉइंट अ रजिस्ट्रार टू द इशू हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी विद द एक्सचेंज। हमें एक रजिस्ट्रार टू इशू भी अपॉइंट करना पड़ेगा, जिसको लीड मैनेजर भी कह सकते हैं, जिसकी कनेक्टिविटी एक्सचेंज के साथ होगी। The company issuing securities can apply for listing of its securities on any exchange other than the exchange through which it has offered its securities earlier. मैंने आपको बताया जरूरी नहीं कि जिस एक्सचेंज पे के साथ हम पहले लिस्टिंग कर रखी है उसी के थ्रू ऑफर करें, किसी भी एक्सचेंज पे जाके आप लिस्टिंग करवा के EIPOs निकाल सकते हो। The lead manager coordinates all the activities among intermediaries connected with the issue. जो लीड मैनेजर वो सारा काम कोऑर्डिनेट करता है, जितने ब्रोकर्स आपने अपॉइंट कर रखे होंगे, जितने भी मिडलमैन हैं, सभी के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम लीड मैनेजर या रजिस्ट्रार का होगा, ताकि किसी टाइप की कोई कंफ्यूजन ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये ऑप्शंस हैं कंपनीज के पास, जिससे कि कंपनीज जो है वो अपनी सिक्योरिटीज को मार्केट के अंदर फर्स्ट टाइम इशू करना चाहें तो वो इशू कर सकती हैं। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया है। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।